ना। चलिए तो आप सभी को जैसा कि पता है ना, आप लोग रिजल्ट देखे और इसमें मॉक टेस्ट जो कि आज हम लोग का ये पहला टेस्ट था, है ना। ये लगभग एक सप्ताह चलेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आप सभी का असेसमेंट करेंगे, है ना। किसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितना नंबर ला रहे हैं, है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख करके और जो भी सेशनल मार्क्स दिया जाता है ना, ये सब होगा। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अभी हम लोग अपना सोल्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो चलिए ये जो पेपर जो सॉल्व आउट किए हैं शायद अमित कुमार का है ना। वैसे आज का हमारा टॉपर अंजलि कुमारी, सालू कुमारी और ये जयंती माला, ये लोग हैं, तीनों लोग, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1800 आरपीएम पर घूम रहे 4 पोल अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अल्टरनेटर है जिसका स्पीड यानी आरपीएम एन के मान हमारा दिया हुआ है कितना, 1800 आरपीएम, और पोल के मान 4 दिया हुआ है। पोल की संख्या कितनी है, 4। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा फार्मूला है, जैसे एन बराबर 120f/p, है ना। एन बराबर 120f/p, या एफ बराबर हम निकाल सकते हैं क्या, pn/120। दोनों में कोई भी फार्मूला अगर याद रहेगा, एक भी अगर फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पोल और एन दोनों का मान दिया हुआ है, एफ के मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, pn/120, यानी कि 1800 गुणे 4 बाटा में 120। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी का मान जो है 60 हर्ट्ज आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि 2 पोल 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर की गति आरपीएम में क्या होगी। यानी कि हमारा एक सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर है, जिसकी गति जो है पूछ रहा है अगर हमारा फ्रीक्वेंसी के मान 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या 2 है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर हमारा पोल की संख्या कम है तो उस कंडीशन में हमारा मशीन की जो स्पीड होगा वो काफ़ी तेज होगा, गति जो होगी मशीन की वो काफ़ी तेज होगी, है ना। तो पोल की संख्या जितना कम उतना ही स्पीड ज़्यादा, पोल की संख्या जितना ही अधिक उतना ही स्पीड कम। इस तरह से याद रखना है। जैसा कि 2 पोल पे आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 पोल पे हमारा स्पीड कितना होगा, 3000 आरपीएम, 4 पोल पे 1500, है ना, 6 पोल पे 1000। इस तरह से याद रखना है। अगर याद रखने का रीजन यही है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे फार्मूला सपोज डेट मान लीजिए कि नहीं याद है, ऐसे फार्मूला याद है तो फिर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या होगा, समय बर्बाद होगा। अगर इस तरह से याद रहेगा 2000, 2 पोल पे 3000, है ना, 4 पोल पे 1500, 6 पोल पे 1000, इस तरह से अगर याद रहेगा तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका समय बचेगा। अगर समय बचेगा तो दूसरे सवाल के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आसानी से अपना निकाल सकते हैं, एन बराबर 120f/p से, ठीक है। पोल की संख्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी के मान दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारा स्पीड निकल जाएगा 3000। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि 3 अश्व शक्ति से अधिक शक्ति की पिंजरी मोटर को DOL स्टार्टर से नहीं चलाना चाहिए, क्या रीजन है ना, क्या रीजन है कि नहीं चलाना चाहिए। अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा। हमारा ये देखिए पिंजरी मोटर यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में बोल रहा है ना। हिंदी वर्ड थोड़ा सा है, इसको ध्यान देना है। पिंजरी मोटर कहने का मतलब है कि स्क्वायरल केज मोटर हमारा है ना। अगर 3 अश्व शक्ति से अधिक पिंजरी मोटर है तो उसको जो है DOL स्टार्टर से नहीं चलाना चाहिए। इसका क्या रीजन है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि मोटर जो है अपनी पूर्ण भार पर
जो धारा जो होता है वो 5 से 7 गुना अधिक लेता है। कितना लेता है? पूर्ण भार पर 5 से 7 गुना अधिक जो है वो करंट लेने लगता है ना। यही कारण है कि हम लोग DOL स्टार्टर का यूज करने से बचते हैं। चलिए, तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? मोटर अपनी पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुनी धारा जो है अधिक लेती है, जिससे कि हमारा स्टार्टर खराब हो सकता है। क्या होगा? स्टार्टर हमारा खराब हो जाएगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये 3 पॉइंट स्टार्टर द्वारा कौन सी मोटर को चलाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा हम लोग डीसी शंट मोटर को ऑपरेट करते हैं, यानी डीसी शंट मोटर को हम लोग चलाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है बाबू कि अगर फील्ड से कंट्रोल करना होगा, यानी कि हमारा डीसी शंट मोटर को अगर फील्ड के द्वारा कंट्रोल करना होगा, फील्ड के माध्यम से उसको ऑपरेट करना होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा स्टार्टर होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। वहां पे अगर लिख दिया कि डीसी शंट मोटर को फील्ड से कंट्रोल करने के लिए, फील्ड से कंट्रोल करने के लिए अगर दे दिया, फील्ड वर्ड आ गया, तो हम लोग मारेंगे 4 पॉइंट स्टार्टर। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें फील्ड वगैरह अगर नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम मारेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। ये सब एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन है बाबू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि 4 पोल वाले वेव वाउंड जनित्र के आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होती है? यानी कि हमारे पास वेव वाउंड जनरेटर है, ठीक है ना, वेव वाउंड जनरेटर है। तो उस कंडीशन में हमारा जो है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, एक होता है लैप, एक होता है वेव। तो आप लोग जानते हैं कि वेव में चाहे पोल की संख्या कितना हो क्यों ना हो, पोल की संख्या चाहे कितना हो क्यों ना हो, हमारा समानांतर पथों की जो संख्या होगी वेव बाउंड में वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, है ना। कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2, चाहे पोल की संख्या कितना हो क्यों ना हो। लेकिन यही अगर लैप वाउंड रहेगा, लैप वाउंड जनरेटर रहेगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो समानांतर पथों की जो संख्या होगी वो पोल की संख्या के तुल्य होगी, यानी कि बराबर होगी। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा जो सवाल है कि 600 आरपीएम, क्या है? 600 आरपीएम गति पर, चलिए 600 आरपीएम गति पर घूर्णन करने वाले 8 पोल के अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी, है ना। हमारे पास एक अल्टरनेटर है जो कि जिसका गति जो है 600 आरपीएम है, और पोल की संख्या जो है आपका 8 पोल दिया हुआ है, गति दिया हुआ है 600 आरपीएम, और अल्टरनेटर है, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा उस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन घुमाता है, कुछ है नहीं, सीधे साधी पूछ रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी के मान क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल एकदम सिंपल, एफ बराबर पी एन बाई 120 पे हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर एन बराबर 120 एफ बाई पी। कोई भी फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, उसमें से एक पूछेगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालते हैं एफ बराबर पी एन बाई 120 पे, तो हमारा पी का मान दिया हुआ है 8 इंटू 600 बटा में क्या लिखेंगे 120, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आ जाएगा 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के मान है, यानी कि आवृत्ति के मान, है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैम्प्ड तरंगों का आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड, आयाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड क्या होता है? आप लोग गौर से सुनेंगे मेरी बातों को, है ना। देखिए, डैम्प्ड क्या होता है? डैम्प्ड एक होता है डैम्प्ड और एक होता है अनडैम्प्ड। कुछ नहीं है, सिंपल वे में इसको समझना है बस, एक लाइन में। यहाँ से क्वेश्चन आता भी रहता है, बराबर देखें वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, है ना। तो देखिए, पहला हमारा है डैम्प्ड और दूसरा है अनडैम्प्ड। डैम्प्ड कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग आवाज दिए, है ना, अगर कोई नजदीक है, कोई व्यक्ति नजदीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 20 फीट के डिस्टेंस पे, हमारे से 20 फीट के डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर हम यहाँ से चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज उसको सुनाई देगा, बिल्कुल एकदम क्लियर सुनाई देगा। लेकिन
अगर उस डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, यानी कि हम अगर चिल्लाते रहे और उस इंसान को बोलेंगे, उस आदमी को बोलेंगे कि आप बढ़ते जाइए, है ना, क्या करते जाइए, आप बढ़ते जाइए, यानी कि हमसे आप डिस्टेंस जो है बढ़ाते जाइए। तो जैसे जैसे वो हमसे दूर जाते जाएगा, क्या मेरी जो साउंड है, मेरी जो ध्वनि है, क्या उसको तेज सुनाई देगा? नहीं ना। कुछ ऐसा समय आएगा, एक बार ऐसा समय आएगा कि बिल्कुल ही हमारा साउंड उसके पास नहीं पहुंचेगा। समझ रहे हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड। यानी कि समय के साथ क्या होगा, समय के साथ जो है, यानी कि समय के साथ जो है एम्पलीट्यूड यानी आयाम जो है वो घटते जाता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, घटते जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड। लेकिन एक हमारा होता है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड जो कि घटता नहीं है, नहीं बढ़ता है, जिसे एक बार आवाज लगाए चाहे वो कितना ही डिस्टेंस पे हो तो उसको सुनाई देगा ही देगा, है ना, बिल्कुल एकदम, माने कि उसका साउंड कम नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, उसका आयाम कम नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड, है ना। गौर से सुनेंगे आप लोग, यानी कि समय के साथ घट जाए उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड आयाम या एम्पलीट्यूड। और जो समय के साथ नहीं घटे, एकदम फिक्स तब फिक्स, जैसे 50 हर्ट्ज, भारत में फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज, एकदम फिक्स है तो फिक्स है ना। उसी तरह से हमारा होता है अनडैम्प्ड जो कि फिक्स रहता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बाबू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला हमारा जो सवाल है कि डीसी जनित्र के फील्ड पोल बने होते हैं। हमारा जो डीसी जनरेटर है उसका जो पोल्स होता है, फील्ड पोल, वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमारा कास्ट आयरन का होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस का मान घटाने के लिए विद्युतिक मशीनों की कोर सामान्यतः बनाई जाती है। हिस्टेरेसिस लॉस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साइथिल्य लॉस। इस लॉस को घटाने के लिए हम लोग को जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स जितने भी होते हैं, उसमें जो हम लोग कोर इस्तेमाल करते हैं ना, कोर, वो हमारा कोर होता है सिलिकॉन स्टील। किसका होता है? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, जिससे कि हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाता है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सिलिकॉन स्टील की। मोपा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछता है, फुल फॉर्म लगातार पूछते रहता है। तो ये मोपा का हमारा जो फुल फॉर्म होता है, मास्टर ऑसिलेटर पावर एम्पलीफायर। क्या होता है? मास्टर ऑसिलेटर पावर एम्पलीफायर, है ना। इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे, नोट भी कर लीजिए, मास्टर ऑसिलेटर पावर एम्पलीफायर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है? पी टाइप, एन टाइप, है ना, ये सारा आप लोग उम्मीद है कि पढ़े होंगे, है ना, थ्योरी में अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो पी टाइप हमारा जो अर्धचालक है, उसको बनाने के लिए हम लोग जो तत्व इस्तेमाल करते हैं अशुद्धि के रूप में, वो हमारा कौन सा तत्व होता है? तो ये इंडियम होता है ना, इंडियम। पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है? पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि हमारा पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या होगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में, है ना। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम का हमारा पूर्ण रूप होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि अल्टरनेटर में आवृत्ति की चाल और ध्रुवों की संख्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? किस सूत्र के माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं, है ना, या दर्शाते हैं? तो ये हमारा अल्टरनेटर में जो रिलेशन होता है F बराबर PN/120, जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। या फिर यहाँ से अगर एन भी निकालना होगा तो 120F/P, बस एक फार्मूला याद रखना है। बाकी कोई भी न्यूमेरिकल देगा, कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज निकालने के लिए पूछेगा, चाहे वो पोल की संख्या हो या स्पीड हो या फ्रीक्वेंसी हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा F बराबर PN/120। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के खराब मोटर को बदलना है तो आप किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में हमारा जो होता है वहाँ क्या चाहिए? हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, है ना।
हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग मोटर में पढ़े हैं कि हमारा डीसी सीरीज मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो काफ़ी हाई होता है ना, उसका जो टॉर्क होता है डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। इसीलिए हम लोग लोकोमोटिव में यानी कि रेलवे में जो है हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन को हमारा यहाँ घुमा दिया है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खराब मोटर को अगर बदलना है तो किस प्रकार के मोटर का चुनाव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है और रेलवे में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ही चुनाव करेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डीसी सीरीज मोटर, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि आर्मेचर में विरोधी विद्युत वाहक बल पैदा होने का क्या कारण है। हमारा जो आर्मेचर है उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होने का मेन रीजन क्या है ना, मेन रीजन क्या है। तो उसमें हमारा क्या होता है कि आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय पुंज का छेदन करना। आर्मेचर चालकों द्वारा आर्मेचर में जो हम लोग कंडक्टर जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, यानी कि छेदन करना मतलब काटना। तो हमारा क्या होता है वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। वो जो ईएमएफ जब हम लोग सप्लाई देते हैं उसके बाद ही, है ना, तुरंत नहीं, स्टार्टिंग में नहीं, कुछ देर के बाद जनरेट होता है। वो जो हमारा ईएमएफ होता है फिर जो हम लोग आरोपित ईएमएफ का अपोज भी करता है, यह हमारा लेंज लॉ कहता है ना। तो राइट आंसर हमारा हो यही होगा कि आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय पुंज का छेदन करने के कारण जो है हमारा बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल, जिसको कि ईबी से इंडिकेट करते हैं, ये उत्पन्न होता है। ऑसिलेटर एक युक्ति है। ऑसिलेटर जो जैसे हम लोग पढ़े हैं ना इसमें सिंक्रोनस मोटर, ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होता है। उसी तरह से हमारा ये ऑसिलेटर एक युक्ति है जो कि अघूर्णीय नॉन रोटेटिंग यानी कि मूवेबल नहीं होता है, ये मतलब मूव नहीं करता है, ये घूमने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। अघूर्णीय यानी कि नॉन रोटेटिंग होता है। ऑसिलेटर हमारा एक ऐसा उपकरण है जो कि नॉन रोटेटिंग होता है। इक्वलाइजर बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वलाइजर बार या रिंग, है ना, दोनों नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो इक्वलाइजर बार का मुख्य जो कार्य होता है, ये दो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर के संचालन समानांतर परिचालन को क्या करना होता है, यानी कि दो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर को समानांतर में परिचालित करने के लिए जो है हम लोग जब ऑपरेट करते हैं दोनों ओवर कंपाउंड जनरेटर को समानांतर में परिचालन करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग जो क्या करते हैं, एक मुख्य उपकरण होता है जो कि इक्वलाइजर बार होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल यानी कि इक्वलाइजर बार का इस्तेमाल करने का हमारा मेन जो उद्देश्य होता है वो जो हम लोग समानांतर में जनरेटर को जो ऑपरेट कर रहे हैं उसको स्टेबल करना, यानी कि स्थिर करना, है ना। ये हमारा इक्वलाइजर बार जो है तो क्या करता है, हम लोग जो ओवर कंपाउंड जो जनरेटर है उसको जो समानांतर में ऑपरेट कर रहे हैं उसको स्टेबल करने का काम करता है, यानी कि स्थिर करने का काम करता है हमारा इक्वलाइजर बार, है ना। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो फाइनल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स यानी कि ड्राइव मतलब क्या, जैसे हम लोग कोई चीज ड्राइव करते हैं ना, चलाते हैं, उसी तरह से ये है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव को हम लोग क्या बोलते हैं, चर आवृत्ति ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। चर आवृत्ति ड्राइव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बाबू, VFD, है ना, VFD। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएंगे कि ये होता क्या है ना, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए यह जो होता है एक प्रकार का परिवर्तन चाल ड्राइव होता है ना, जो एसी मशीन की चाल को बदलने के लिए आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव जो हमारा होता है आजकल एसी मशीन के स्पीड को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो है आजकल काफी इसका इस्तेमाल हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का, है ना। अब इसका देखिए एक चीज इसमें और होता है, बहुत मात्रा में इसका इस्तेमाल हम लोग आजकल कर रहे हैं। इसमें एक चीज और होता है बाबू जो कि ध्यान देने वाला होता है कि चाल बदलने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि
इस ड्राइव में मोटर को दी जाने वाली जो विद्युत शक्ति होती है ना, जो मोटर होता है उसमें जो हम लोग पावर शक्ति देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो देते हैं, उस पावर का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज और आवृत्ति है ना, उस पावर को वोल्टेज और आवृत्ति ये दोनों को क्या करता है कि साथ साथ बदलता है ना, दोनों को साथ साथ ये बदलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या करेगा, वोल्टेज को बदलेगा और आवृत्ति को नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं है। यह क्या करेगा, ये दोनों को साथ साथ बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का इस्तेमाल हम लोग जो है आजकल काफी मात्रा में जो है एसी मशीन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गति को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है, तो ये मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए जो है एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है ना। ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उचित समानांतर संचालन के लिए पॉलीफेज अल्टरनेटर की समान होना अनिवार्य है। अगर हमारा मान लेते हैं कि पॉलीफेज अल्टरनेटर है, उसको हम लोगों को अगर समानांतर में परिचालित करना है, समानांतर में चलाना है, तो उसमें क्या चीज समानता होनी चाहिए, दोनों जो पॉलीफेज अल्टरनेटर है उसमें क्या चीज समानता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले वोल्टेज रेटिंग जो है वो एक समान होना चाहिए, तभी हम लोग उसको समानांतर में चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे कि पॉलीफेज यानी कि दो या दो से अधिक फेजों को हम लोग पॉलीफेज कहते हैं, दो या दो से अधिक फेजों को क्या कहते हैं, पॉलीफेज कहते हैं, है ना। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब तुल्यकालिक मोटर में लगातार भार परिवर्तन से रोटर में दोलन उत्पन्न होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो तुल्यकालिक मोटर होता है बाबू, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग लोड जो बढ़ाते हैं ना, लोड जब बढ़ाते हैं भार, तो उस भार में परिवर्तन की वजह से होता क्या है कि रोटर जो है ना उसमें दोलन उत्पन्न होता है, यानी कि कंपन टाइप के उत्पन्न होने लगता है। उस दोष को हम लोग क्या करते हैं, जो दोलन उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं हंटिंग दोष। क्या कहते हैं, हंटिंग दोष, ठीक है ना। और इस दोष को खत्म करने के लिए हम लोग जो है डैम्पर वाइंडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं हंटिंग दोष को खत्म करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हंटिंग दोष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक 2 किलोवाट और 200 वोल्ट डीसी जनरेटर किसी भार को धारा आपूर्ति करेगा। बिल्कुल ही सिंपल है ना। यहाँ से हम लोग I बराबर W/V निकाल सकते हैं। हमारा W का मान ये है और V के मान ये है ना। बिल्कुल एकदम सिंपल, यहाँ से ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक एक्साइटर प्रदान करता है, एक्साइटर जो है क्या प्रदान करता है, तो जैसे ऑडियो बंद करवाइए। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि तुरंत हम लोग जुड़ेंगे, है ना। 1 मिनट के लिए फिलहाल ब्रेक लेते हैं और तुरंत हम लोग फिर से जुड़ेंगे दूसरे सेशन में, ठीक है। डाउन